नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लोकसभा की शक्तियों और कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संसद के दोनों सदनों में लोकसभा लोकप्रिय सदन है क्योंकि इसके गठन का आधार जनसंख्या है और लोकसभा के सदस्यों को जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित किया जाता है। संसदीय व्यवस्था का यह निश्चित सिद्धांत है कि कानून निर्माण और प्रशासन पर नियंत्रण की अंतिम शक्ति लोकप्रिय सदन को ही प्राप्त होती है। भारतीय संविधान द्वारा भी लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में उच्च स्थिति प्रदान की गई है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा तथा राष्ट्रपति से मिलकर बनती है, लेकिन लोकसभा संसद की सबसे अधिक महत्वपूर्ण इकाई है। लोकसभा की शक्तियों को हम निम्न रूपों में समझ सकते हैं। प्रथम होता है कानून निर्माण शक्ति या विधायी शक्ति, जिसको अंग्रेजी में लेजिस्लेटिव पावर कहते हैं। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघ सूची, संवृत्ति सूची, अवशेष विषयों और कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों पर कानून का निर्माण कर सकती है। यद्यपि संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई हैं। संविधान में कहा गया है कि इस प्रकार के विधेयक दोनों में से किसी एक सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और दोनों सदनों से पारित होने पर ही राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजे जाएंगे। लेकिन इसके साथ ही दोनों सदनों में मतभेद उत्पन्न हो जाने पर राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जाने की व्यवस्था है। और लोकसभा में सदस्य संख्या राज्यसभा की संख्या की दुगनी से भी अधिक होने के कारण सामान्यतः इस बैठक में विधेयक के भाग्य का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा के पास है। राज्यसभा साधारण अवित्तीय विधेयक को 6 महीने तक रोकने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती। व्यवहार के अंतर्गत अब तक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। दूसरी शक्ति लोकसभा की है वित्तीय शक्ति। भारतीय संविधान द्वारा वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्ति लोकसभा को ही प्रदान की गई है। इस संबंध में राज्यसभा की स्थिति बहुत गौण है। अनुच्छेद 109 के अनुसार वित्त विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जा सकते हैं, राज्यसभा में नहीं। लोकसभा से पारित होने के बाद वित्त विधेयक राज्यसभा में जाता है और राज्यसभा के लिए यह आवश्यक है कि उसे वित्त विधेयक को प्राप्ति की तिथि के 14 दिन के अंदर अंदर लोकसभा को लौटा देना होगा। राज्यसभा विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना या न करना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्त विधेयक को प्राप्त होने के बाद 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिशों सहित या सिफारिशों के बिना लोकसभा को न लौटाए तो निश्चित तिथि के बाद वह दोनों सदनों से पारित मान लिया जाएगा। वार्षिक बजट और अनुदान संबंधी मांगे भी लोकसभा के समक्ष ही रखी जाती हैं। इस प्रकार समस्त व्यय की स्वीकृति देने का एकाधिकार लोकसभा को ही प्राप्त है। तीसरी शक्ति होती है कार्यपालिका पर नियंत्रण। भारतीय संविधान के द्वारा संसदीय व्यवस्था की स्थापना की गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण रख सकती है। संसद के सदस्य मंत्रियों से सरकारी नीति के संबंध में वो सरकार के कार्यों के संबंध में प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना कर सकते हैं। संसद सरकारी विधेयक अथवा गजट को स्वीकार करके मंत्रियों के वेतन में कटौती का प्रस्ताव स्वीकार करके अथवा किसी सरकारी विधेयक में कोई ऐसा संशोधन करके जिससे सरकार सहमत ना हो अपना विरोध प्रदर्शित कर सकती है। वो काम रोको प्रस्ताव पास करके भी सरकारी नीतियों की गलतियों को प्रकाश में ला सकती हैं। अंतिम रूप से लोकसभा के द्वारा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके कार्यपालिका अर्थात मंत्री परिषद को उसके पद से हटाया जा सकता है। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति के अंतर्गत ही लोकसभा संघ लोक सेवा आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, भाषा आयोग
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग आदि की रिपोर्ट पर विचार करती हैं। चतुर्थ शक्ति है संविधान में संशोधन की। जहां एक और लोकसभा को सामान्य विधेयक पारित करने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर संविधान में संशोधन और परिवर्तन करने का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन का कार्य संसद के द्वारा ही किया जा सकता है और इसी अनुच्छेद में उस प्रक्रिया का उल्लेख है जिसे संविधान के संशोधन में अपनाना होता है। संविधान के संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा की स्थिति समान है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किए जा सकते हैं और उन्हें तभी पारित समझा जाएगा जबकि उन्हें संसद के दोनों सदन अलग अलग कुल बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दें। संविधान के अधिकांश प्रावधानों में अकेली संघीय संसद के द्वारा ही परिवर्तन किया जा सकता है। केवल कुछ ही प्रावधानों में संसद संशोधन के लिए भारतीय संघ के आधे राज्यों के विधानमंडल की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। भारतीय संसद की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पिछले वर्षों में बहुत अधिक वाद विवाद का विषय रही है। इस प्रकार के वाद विवाद का प्रमुख बिंदु यह रहा है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित करने वाला संशोधन कर सकती है या नहीं। 1971 में 24वें संविधान संशोधन के आधार पर गोलकनाथ विवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया और 24वें संविधान संशोधन को जब चुनौती दी गई तो अंत में ये कहा गया कि संसद को ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के मूल स्वरूप या उसके आधारभूत ढांचे को ही बदल दे। निर्वाचक मंडल के रूप में भी लोकसभा के सदस्यों द्वारा कार्य किया जाता है। लोकसभा निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती हैं। अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों तथा राज्य विधानसभा के सदस्यों के साथ मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। लोकसभा के सदन के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को निर्वाचित किया जाता है तथा उन्हें पद से भी हटाया जाता है। अंतिम शक्तियों के रूप में हम देखें तो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती हैं। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का प्रस्ताव पास कर सकती हैं। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल की घोषणा को 1 महीने के अंदर अंदर संसद से स्वीकार कराना आवश्यक है, अन्यथा इस प्रकार की घोषणा 1 महीने के बाद ही स्वतः ही समाप्त मान ली जाती है। यदि राष्ट्रपति सर्वसम्मत देना चाहे तो इसकी स्वीकृति संसद भी लेनी आवश्यक है। लोकसभा की शक्तियों के इस अध्ययन से स्पष्ट है कि यदि संसद देश का सर्वोच्च अंग है तो लोकसभा संसद का सर्वोच्च अंग, जनता का प्रतिनिधि सदन होने के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से यदि लोकसभा को संसद कह दिया जाए तो अनुचित न होगा।